जय हिंद। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। आज देखो हमारा दोपहर 1 बज चुका है और क्लास की समय हो चुका है हमारी जीके जीएस क्लास लगाने की। रोज दोपहर 1 बजे हम लोग का जीके जीएस का क्लास आता है, जिसमें अभी आपका अग्निवीर जीरो से हीरो बैच का क्लास चल रहा है। अग्निवीर आर्मी परीक्षा देने जा रहे हो तो यह प्रश्न जरूर पढ़ के जाना है। इन सभी क्वेश्चंस को सबको जरूर करके जाएंगे। थर्ड क्लास है आपकी आज। ऑलरेडी 2 क्लास जीरो से हीरो बैच की करवा दी गई है, तो सभी प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। जितनी भी क्लासेज हैं वो सभी प्लेलिस्ट में लगा दी जा रही है, वहां से जाकर देख सकते हो। 16 अक्टूबर 13 नवंबर आर्मी परीक्षा स्पेशल क्लास जो है यह आपके लिए होने वाला है। रोज दोपहर 1 बजे देखो आपकी अग्निवीर की जीके जीएस टेस्ट की लाइव क्लास आ रही है, तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। रोज दोपहर 1 बजे आपकी ये क्लासेज कंटिन्यू चल रही हैं। सभी लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वह देखो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो 35 सवाल रहेगा आज आपका, सभी सही करते चलेंगे और जल्दी जल्दी भी करते चलेंगे। दिया हुआ है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? डॉक्टर राधाकृष्णन, गांधी जी, मदन मोहन मालवीय या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? निम्न में से जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? निम्न में से वह कौन है जिसके द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर करिएगा और अभी आंसर बताइएगा। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक हैं वो हैं देखो मदन मोहन मालवीय जी। अगर आप सबका आंसर सी को है तो बिल्कुल सही करना है। आंसर सी है लगभग का आंसर, बहुत बढ़िया। सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छे। सी कर रहे हो आंसर, बिल्कुल सही बता रहे हो। चलो चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लॉर्ड कैनिंग? क्या होगा आंसर? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस चीज में एक और चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी लेके पूछा जा सकता है, ठीक है। स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल या फिर इसी को प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ये फर्स्ट एंड लास्ट है, तो ध्यान में रखनी है। अगर पूछ दे अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल या फिर पूछ दे प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो दोनों में आंसर क्या होगा? तो दोनों में हमारा आंसर होगा देखो सी राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत का केवल पूछेगा अंतिम गवर्नर जनरल करके, तब पर भी यही होंगे। चलिए अगला सवाल भी बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया, पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का 2021 का जीडी का पेपर का सवाल है। तो बिल्कुल सही करोगे और बताओगे कि मेन कैंप मेरा संघर्ष पुस्तक किसकी आत्मकथा है? हुज ऑटोबायोग्राफी इज द बुक मेन कैंप माई स्ट्रगल? मुसोलिनी, हिटलर, चियांग काई शेक या फिर सन्यासी? निम्न में से जो है मेन कैंप किसकी आत्मकथा है? मेन कैंप जो पुस्तक है ये किसकी आत्मकथा है या फिर इसको किसने लिखा है? ये भी चीज यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है। बिल्कुल सही करिएगा और बताइएगा। तो जो मेन कैंप पुस्तक है, क्या आंसर कर रहे हैं सब कोई? तो ज्यादातर का आंसर यहाँ पे हिटलर को आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर है। देखो हिटलर करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। हिटलर जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है कि निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, एशिया है या फिर यूरोप है? निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? निम्न में से विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप के रूप में किसको जाना जाता है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है ये तो आप सब जान रहे हैं, क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एशिया हो जाएगा, ठीक है। मैंने कुछ दिन पहले आपका महाद्वीप से आने वाला सारा का सारा क्वेश्चन नोट डाउन करवाया था, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है महाद्वीप का सेक्शन में। कल का ही क्लास में मैंने करवाया था 1 बजे का, सबने नोट कर लिया था, उसी में मैंने ये क्वेश्चन भी करवा दिया था। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी एशिया हो गया। चलो बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि हुमायूं नामा की रचयिता निम्न में से कौन थी? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ हुमायूं नामा? रोशन आरा बेगम, रुकैया सुल्तान बेगम, गुलबदन बेगम या फिर गौहर बेगम? क्या होगा राइट आंसर? हुमायूं नामा की रचयिता निम्न में से कौन थी? निम्न में से वह कौन है जिसके द्वारा हुमायूं नामा की रचना करी गई? क्या होगा आंसर? जल्दी से करना और बताना। हुमायूं नामा की रचना किसने की? 5 नंबर सवाल है आपका। तो हुमायूं नामा की जो रचना है यह देखो करी गई है गुलबदन बेगम जी के द्वारा। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी गुलबदन बेगम, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो मिला हुआ है आपको कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? व्हाट इज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया? सत्यमेव जयते या फिर वंदे मातरम या फिर जय जवान जय किसान या फिर जय हिंद? क्या होगा? बिल्कुल सही करनी है और सभी को बतानी है यहाँ पर कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। निम्न में से जो है इंडिया का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य नेशनल मोटो क्या है? चलो जल्दी से करना और बताना। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या होगा?
क्या आंसर कर रहे हैं? सत्यमेव जयते को कर रहे हैं, बिल्कुल सही। सत्यमेव जयते करने वालों का आंसर देखो बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। यदि आपका ए है सत्यमेव जयते तो आप सब बिल्कुल सही बता रहे हैं। यहीं पर देखो वंदे मातरम दिया हुआ है, इसको जो है देखो राष्ट्रीय गीत बोलते हैं, ठीक है। जो वंदे मातरम है ये क्या है? तो ये राष्ट्रीय गीत है, ये नेशनल सॉन्ग है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय गान क्या है, सारा का सारा सवाल देखो आ रखा है इंडियन आर्मी में। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय गान क्या है, तो जो राष्ट्रीय गान है नेशनल एंथम वो सबको ही जान रहे हैं, वो क्या है? तो वो है देखो जन गण मन, ठीक है। इसकी रचना किसने की है? तो इसकी रचना देखो करी गई है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, ठीक है। इसकी रचना किसने की है? तो ये की रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, आप सब जान रहे हैं। यहीं पर राष्ट्रीय गीत दिया हुआ है, इसकी रचना किसने की है? तो इसकी रचना देखो की है बंकिम, ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर चटर्जी लिखते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, ठीक है। नोट कर लिया, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा आया हुआ सवाल है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो प्रीवियस ईयर पेपर का सवाल है, आर्मी का 2020 का पेपर में ये सवाल आ रखा है। करोगे बताओगे कि भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द काम वैली लोकेटेड, या फिर इसी को जो है देखो साइलेंट वैली भी बोलते हैं, ठीक है। यहां पर क्या करेगा आपका, लिख देगा देखो वेयर इज साइलेंट वैली लोकेटेड। तमिलनाडु में है, केरल में है, कर्नाटक में है या फिर असम में है। जो साइलेंट वैली है, जो शांत घाटी है, यह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जो साइलेंट वैली है यह किस राज्य में है? बिल्कुल सही करिएगा और बताइएगा साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो यह जो है देखो आपका स्थित है किस राज्य में? तो यह है देखो आपका केरल राज्य में, ठीक है। साइलेंट वैली जब आपसे पूछा जाए तो साइलेंट वैली में आंसर क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन बी केरला। हो गया सबका। चलो बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया हुआ है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? Which blood group is called universal donor? O पॉजिटिव, O निगेटिव, AB निगेटिव या फिर AB पॉजिटिव। पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का। इसमें देखो दो सवाल बनता है, एक बनता है सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर, एक सवाल आता है सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसीवर। दोनों का दोनों इंडियन आर्मी में पूछा हुआ है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो वह रक्त समूह है देखो आपका O निगेटिव, यह जो है सर्वदाता है, ये यूनिवर्सल डोनर है। अब यहीं पे देखो आपका AB पॉजिटिव है, याद रखिएगा ये सर्वग्राही है, मतलब कि ये किसी से भी खून ले सकता है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में देखो इसको यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर ऑफ एनी ब्लड ग्रुप, ठीक है। ये सर्वग्राही है AB पॉजिटिव, और O निगेटिव जो है ये सर्वदाता है, जो यूनिवर्सल डोनर है, इसका खून सब में चल जाता है, ठीक है। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, हु इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? श्रीमती नजुमा हेपतुल्ला, श्रीमती शीला दीक्षित, श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया या फिर श्रीमती प्रतिभा पाटिल। क्या होगा आंसर? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन हुई? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं वो है देखो श्रीमती प्रतिभा पाटिल। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। चलिए बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल है यहाँ पर देखो, यह आपको दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? When did the क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट? 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942 या फिर 16 अगस्त 1942। क्या होगा राइट आंसर? भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसका प्रारंभ कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुआ? तो यह देखो हुआ था 9 अगस्त 1942 में, ठीक है। या फिर 9 अगस्त की जगह आपको कभी कभी 8 अगस्त भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो दोनों सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे देखो मिला हुआ है कि सूर्य का लगभग 70% भाग निम्न में से किससे बना है? About 70% of the sun is made up of which of the following? हीलियम का, कार्बन का, ऑक्सीजन का या फिर हाइड्रोजन का। सूर्य का जो लगभग 70% भाग है यह निम्न में से किससे बना हुआ है? सूर्य का जो लगभग 70% भाग है इसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा हुआ है? तो सूर्य का जो लगभग 70% भाग है यह देखो बना हुआ है हाइड्रोजन से। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी हाइड्रोजन हो गया। बहुत अच्छा, डी लगभग ने किया है, बहुत ही अच्छे। चलिए बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पर है देखो आपका, यह दिया गया है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? Where did the महापरिनिर्वाण ऑफ महात्मा बुद्धा टेक प्लेस? लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर या फिर कपिलवस्तु। क्या होगा राइट आंसर? महात्मा बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? तो यह देखो हुआ है कुशीनगर में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी कुशीनगर हो गया। कुशीनगर जो है यह राइट आंसर होगा। चलो बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह सवाल है आपका यहाँ पर कि विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तान में से एक कच्छ का रण
भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच इंडियन स्टेट इज द रन ऑफ कच्छ ऑफ वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट सलाइन डेजर्ट लोकेटेड? कहां पर है? गुजरात में, असम में, तेलंगाना में या फिर मध्य प्रदेश में? क्या होगा राइट आंसर? जो आपका कच्छ का रण है यह कौन से भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कच्छ का रण जो है यह देखो आपका स्थित है गुजरात में, सभी को ध्यान में रखनी है। कच्छ रेगिस्तान कहां पर है? तो यह गुजरात में है। हो गया सबका? चलो बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहां पे देखो दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड? हिमालय, एंडीज, काकेशस या फिर अलास्का? निम्न में से वह कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो कि विश्व में सबसे बड़ी है? विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो है निम्न में से कौन सी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो ये है देखो आपका एंडीज। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी एंडीज हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहां पर है, यह देखो आपको दिया गया है, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? हु इज द गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या फिर निर्वाचन आयोग? क्या होगा राइट आंसर? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का गार्डियन कौन होता है? कौन जो है भारतीय संविधान की रक्षा करता है? सबको को लगभग आंसर पता होगा, डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो। भारतीय संविधान की रक्षा जो है यह करी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट हो गया। चलिए बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहां पर है देखो कि निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी? यकृत, अस्थि मज्जा, प्लीहा या फिर परिशोधिका? निम्न में से वह क्या है जिसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? आरबीसी के कब्रिस्तान के रूप में किसको जाना जाता है? चलो जल्दी से करना और बताना, पहले आप सबका आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही करोगे बताओगे। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? तो कहते हैं देखो प्लीहा को, स्प्लीन को। आर्मी का प्रीवियस ईयर पेपर का सवाल है, पुराना पेपर में पूछा गया है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी प्लीहा, स्प्लीन। ठीक है, अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहां पर है, यह देखो दिया हुआ है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? विच एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा? रेनिन, टाइलिन, टेनिन या फिर रेजिन? लार में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो मानव लार है उसमें कौन सा एंजाइम होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जो मानव लार है, जो मनुष्य का लार है, उसमें कौन सा एंजाइम होता है? तो उसमें जो एंजाइम पाया जाता है देखो वो टाइलिन होता है। ठीक है, रेनिन भी होता है पर मुख्य रूप से याद रखिएगा टाइलिन पाया जाता है। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन बी टाइलिन हो जाएगा। ठीक है, बी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही, लगभग का बी आया है, बहुत बढ़िया। चलो बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहां पर है, यह देखो आपको दिया गया क्वेश्चन है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल? लिकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, रिक्तिका या फिर क्लोरोप्लास्ट? देखिए इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा डाउट होता है। कोशिका का रसोई घर किसको कहते हैं, यह जो आपसे पूछा है, बिल्कुल आसान सा सवाल है, जल्दी से कीजिएगा, बताइएगा कोशिका का रसोई घर किसको कहते हैं? तो चलो पहले आपका आंसर देखते हैं, क्या आंसर कर रहे हो। तो यहाँ पर अलग अलग आंसर आ रहा है, पर ज्यादातर का आंसर करना है क्लोरोप्लास्ट को। जी हाँ, ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर डी ही होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है यही कोशिका का रसोई घर कहलाता है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहां पे देखो दिया हुआ है कि भारी पानी गुरुजल का रासायनिक संगठन क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ हैवी वाटर गुरुजल? H2O2, H2O, H2O या फिर D2O? क्या होगा? भारी पानी गुरुजल का जो है रासायनिक संगठन क्या होता है? हैवी वाटर, जिसको कि गुरुजल भी बोलते हैं, याद रखिएगा, भारी पानी की जगह आपसे गुरुजल भी पूछा जा सकता है। तो भारी पानी का रासायनिक संगठन क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो यह है देखो D2O, इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहां पे है, यह देखो दिया हुआ है कि फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है, यूज्ड फॉर फूड प्रोसेसिंग, सोडियम कार्बोनेट, एसिटिक अम्ल, सोडियम नाइट्रेट या फिर बेंजोइक अम्ल? क्या होगा राइट आंसर? फूड प्रोसेसिंग हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? फूड प्रोसेसिंग करने में निम्न में से किसका यूज होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो फूड का प्रोसेसिंग में देखो जिस अम्ल का प्रयोग करते हैं वह अम्ल है देखो बेंजोइक अम्ल। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी बेंजोइक अम्ल हो गया। चलो बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहां पर है देखो कि डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? विच इज द मेन केमिकल प्रेजेंट इन डिटर्जेंट पाउडर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट? जो आपका डिटर्जेंट पाउडर है उसमें कौन सा प्रमुख रसायन पाया जाता है? जो डिटर्जेंट पाउडर है उसमें मुख्य रूप से कौन सा रसायन मौजूद होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए डिटर्जेंट पाउडर में जो मुख्य रूप से रसायन पाया जाता है वह रसायन है देखो आपका सोडियम कार्बोनेट। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहां पर है, यह देखो दिया हुआ है कि लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है?
व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लेड इन अ लेड पेंसिल? 0, 100, 77 या फिर 65। जो लेड पेंसिल है उसमें लेड कितना मात्रा में पाया जाता है? लेड पेंसिल में जो लेड है यह कितना परसेंट होता है? चलिए बिल्कुल से कीजिएगा और सबको बताइएगा लेड पेंसिल में लेड कितना परसेंट है। तो ध्यान में रखेंगे जो लेड पेंसिल है इसमें लेड देखो 0% होता है। अब आप लोग बोलेंगे कि सर लेड पेंसिल है, लेड परसेंट में लेड ही 0% है। तो कारण यह है कि नाम केवल लेड पेंसिल है लेकिन ये बनता है देखो ग्रेफाइट से। तो पूछा हुआ सवाल है कि लेड पेंसिल का निर्माण किससे होता है? तो ग्रेफाइट से होता है। यानी कि लेड पेंसिल है तो लेड से बन जाएगा, ऐसा नहीं है, ग्रेफाइट से बनता है। ठीक है, चलो बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहां पर है देखो आपका कि ताप का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? केल्विन, सेल्सियस, फारेनहाइट या फिर डी में है नन ऑफ दिस। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का एसआई यूनिट क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो ताप का जो एसआई मात्रक है यह देखो केल्विन होता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए केल्विन हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहां पर देखो दिया हुआ है कि भारहीनता कब होती है? When does weightlessness happen? जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में, निर्वात की स्थिति में या फिर डी में है नन ऑफ दिस। भारहीनता जो है यह कब होती है? वेटनेस जो है कब होती है? तो देखो ये वेटनेस जो है जो भारहीनता है यह देखो होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। ठीक है, चलो बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहां पे देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि शैंपेन और सोडा में किसके कारण बुलबुले बनते हैं? व्हाट कॉजेज बबल्स इन शैंपेन एंड सोडा? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। शैंपेन और सोडा में किस कारण से बुलबुले बनते हैं? शैंपेन और सोडा में बुलबुले बनने का कारण क्या है? अगर आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो सबको जल्दी से लाइक कर देंगे। सभी लोग शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक। और जो भी क्लास पे सेशन पे नए होंगे, पहली बार क्लास को ज्वाइन किया और यदि अग्निवीर आर्मी परीक्षा को क्लियर करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सभी लोग बेल आइकन पे और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लेना। शैंपेन और सोडा में किसके कारण बुलबुले बनते हैं? तो यह देखो आपका बनता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहां पर है, यह देखो आपको दिया गया है कि अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? व्हाट आर टेम्पररी मैग्नेट्स मेड ऑफ? इस्पात से, नर्म लोहा से, तांबा से या फिर चांदी से। जो अस्थायी चुंबक है उसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है? जो अस्थायी चुंबक है इसका निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है? जो अस्थायी चुंबक है यह किससे बनता है? तो यह देखो आपका बनता है सॉफ्ट आयन से, यह बनता है नर्म लोहा से। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी नर्म लोहा, सॉफ्ट आयन। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहां पर है, यह देखो आपको दिया गया है, क्या सवाल है यहां पर कि दूध से क्रीम निकालने पर ऑन रिमूविंग क्रीम फ्रॉम मिल्क दूध का घनत्व बढ़ता है, दूध का घनत्व घटता है, दूध का घनत्व अपरिवर्तित रहता है या फिर डी में है नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? देखिए आपको जो इस क्लास का पीडीएफ है वह टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को आप सब ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पर आपको क्लासेस की अपडेट मिलती रहती है, जो भी क्लास होता है उसका पीडीएफ मिल जाता है। पीडीएफ में सॉल्यूशन भी दिया हुआ रहता है और आपको टेस्ट भी आपको वहां पे लगवाया जाता है। तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। दूध से क्रीम निकलने पर क्या होता है? देखो दूध से क्रीम जब निकालोगे तो दूध का जो घनत्व है वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल यहां पर है, यह देखो आपको दिया गया है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलास्टिक? रबड़, गीली मिट्टी, स्टील या फिर प्लास्टिक? क्या होगा? पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का 2020 का पेपर का सवाल है, करना और बताना। निम्न में से कौन है जो कि सबसे अधिक इलास्टिक है? निम्न में से वह क्या है जो कि सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से करना और सबकी बताना। तो निम्न में से वह जो कि सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, जो कि सबसे अधिक इलास्टिक है, वह क्या होगा? तो वो है देखो आपका यहां पर स्टील। ठीक है, जो स्टील है ये सबसे अधिक इलास्टिक है, यह जो है सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। चलिए बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल यहां पर है देखो कि निम्न में से कौन सी तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक? एल्निको, पीतल, सोल्डर या फिर कांसा? निम्न में से वह क्या है जो कि आपका तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है? तांबा और जस्ता की मिश्र धातु के रूप में किसको जाना जाता है? क्या होगा राइट आंसर? चलिए जल्दी से कीजिएगा और सबकी बताइएगा क्या है आंसर आपका? तांबा और जस्ता मतलब क्या बोल रहा है कि Cu+Zn कॉपर और जिंक से मिलकर किसका निर्माण होता है? कौन सा मिश्र धातु बनता है? तो देखो उससे आपका बनता है पीतल। ध्यान में रखिएगा कि कॉपर और जिंक जब मिलेगा तो उससे पीतल का निर्माण होगा। क्या है आंसर? तो ऑप्शन बी। ठीक है, पीतल करने वालों का आंसर लगभग सही है। चलो अगला सवाल पे बढ़ते हैं।
अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित द्रवों में कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। पारा, पानी, ईथर या फिर बेंजीन। निम्न में से वह क्या है जो कि उष्मा का बहुत अच्छा चालक है। निम्न में से वह क्या होता है जो कि उष्मा का बेस्ट कंडक्टर है, जो कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, वह कौन सा लिक्विड है। तो वह जो लिक्विड है वह लिक्विड है देखो आपका पारा। ठीक है, क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए। इसको इंग्लिश में याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में जो है मरकरी बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहां पर है देखो आपका कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है। Why does an iron needle float on the surface of water? पानी के उत्प्लावन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्या होगा आंसर, लोहे की सुई जो है वो पानी की सतह पर किस कारण तैरती है। जो लोहे की सुई है यह पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है, इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही करेंगे और सबकी बताएंगे। तो जो लोहे की सुई है ये देखो पानी की सतह पर तैरती है पृष्ठ तनाव के कारण। क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहां पर है, यह देखो आपको दिया गया है कि प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होती है। रेजोनेंस वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, अवशोषण के कारण या फिर विवर्तन के कारण। जो प्रतिध्वनि तरंगे हैं यह किस कारण से उत्पन्न होती हैं। जो प्रतिध्वनि तरंगे हैं यह किस कारण से बनती हैं। क्या होगा सही आंसर, प्रतिध्वनि तरंगे किस कारण से उत्पन्न होती हैं। तो जो प्रतिध्वनि तरंगे हैं यह देखो उत्पन्न होती हैं परावर्तन के कारण। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए, परावर्तन। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहां पर है, यह देखो आपको दिया गया क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्वपोषित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोट्रॉफिक। तितली, शैवाल, मशरूम या फिर टिड्डा। निम्न में से वह क्या है जो कि स्वपोषित है। निम्न में से वह क्या है जो कि ऑटोट्रॉफिक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, क्या है राइट आंसर। निम्न में से वह क्या है जो कि स्वपोषित है। तो इनमें से जो स्वपोषित है यह है देखो आपका शैवाल, यह है आपका एल्गी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहां पर है कि निम्न में से कौन सा विषाणु के कारण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय वायरस। चेचक, मलेरिया, हैजा या फिर डी में इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको पिछला ही क्लास में बताया था कि इंडियन आर्मी जो है देखो मानव रोग वाला सवाल अभी कंटिन्यू पूछ रही है पिछला 1-2 साल से, इसलिए मानव रोग वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और सभी को पढ़ भी लेना है। निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कि विषाणु के कारण होता है, तो वो है देखो चेचक। जो स्मॉल पॉक्स है यह देखो आपका होता है विषाणु के कारण, यह जो होता है विषाणु वायरस की वजह से। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे। आज का अंतिम सवाल है, यह आपका 35 नंबर सवाल है, सभी लोग करेंगे। पहले आप सब बताएंगे, दिया हुआ है देखो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। विच गैस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा राइट आंसर, बिल्कुल सही कीजिएगा और बताइएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। जो प्रकाश संश्लेषण है ये किस गैस की वजह से होता है। जो प्रकाश संश्लेषण है इसके लिए कौन सा गैस नेसेसरी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्या आंसर कर रहे हैं, तो आंसर आ रहा है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। ज्यादा का आंसर करना है कि सर कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड ही जो है राइट आंसर होगा। क्या हो गया, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो इसी के साथ जो है देखो आपको आज का 35 क्वेश्चन करवा दिया गया है। सबको बताना जरूर कि 35 में से आपने कितना सवाल सही किया। जाते जाते सभी क्लास को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों तक। सभी लोग लाइक बटन जरूर प्रेस कर देंगे और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देंगे। अब आप सभी से मुलाकात होगी देखो सीधे जो है आज शाम 6:30 बजे, जब आएगी हमारी आर्मी की मॉडल टेस्ट पेपर की क्लास। 50 क्वेश्चन का मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे हम लोग, तो मिलेंगे आपसे सीधे शाम 6:30 बजे। तब तक के लिए सब कोई को जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे। सभी को अपना स्कोर जरूर बता दीजिएगा। ऑल ऑफ यू बाय, हैव अ गुड डे। मिलते हैं आपसे सीधे शाम 6:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।